नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 20वीं सदी के एक ऐसे नौसैनिक रहस्य की जिसने सबको हैरान कर दिया था। ये कहानी है एक खामोश शिकारी की, एक बहुत बड़े टारगेट की और एक ऐसे हैरत अंगेज धोखे की जिसने एक जंग का पूरा रुख ही पलट कर रख दिया। तो इस पूरे रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें मिलना होगा इस जानलेवा खेल के दो सबसे बड़े खिलाड़ियों से। तो देखिए, एक तरफ था भारत का सबसे ताकतवर जहाज आईएनएस विक्रांत, समझिए कि समंदर पर तैरता हुआ एक पूरा किला, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सबसे खतरनाक पनडुब्बी पीएनएस गाजी, पानी के अंदर का एक ऐसा शिकारी जिसे बनाया ही गया था छिपकर हमला करने और तबाही मचाने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि गाजी विक्रांत का शिकार कर ही क्यों रहा था। इसका जवाब छिपा है एक सीक्रेट वॉर में जो उस वक्त पहले से ही चल रही थी। बात शुरू हुई पूर्वी पाकिस्तान में एक बेहद क्रूर मिलिट्री एक्शन से। इसके बाद लाखों की तादाद में शरणार्थी भारत आ गए, जिससे भारत के सामने एक बड़ा आर्थिक और मानवीय संकट खड़ा हो गया। अब भारत को कोई ना कोई कदम उठाना ही था। सोचिए, पूरे 90 लाख शरणार्थी भारत आए, जिससे सरकार पर $700 मिलियन का जबरदस्त बोझ आ पड़ा। जब दुनिया भर की कूटनीति फेल हो गई तो भारत ने एक गुप्त अभियान शुरू किया जिसका कोड नेम था ऑपरेशन एक्स। इस ऑपरेशन में हुआ ये कि मुक्ति बाहिनी के कमांडोज को ट्रेनिंग दी गई कि कैसे रात के अंधेरे में तैरकर पाकिस्तानी सप्लाई जहाज़ों तक पहुंचना है और उन पर मैग्नेटिक माइंस लगानी है। और पता है सिग्नल क्या था? रेडियो पर बजने वाले 2 खास गाने, और इसका नतीजा 100 से भी ज्यादा जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया गया, जिससे पाकिस्तान की पूरी सप्लाई चेन ठप पड़ गई। अब इस जबरदस्त सीक्रेट ऑपरेशन ने पाकिस्तान की तो जैसे कमर ही तोड़ दी, और बस इसी बात ने उन्हें उकसाया एक बहुत बड़ा कदम उठाने के लिए। उन्होंने अपने सबसे बड़े खतरे आईएनएस विक्रांत को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए गाजी को भेज दिया। अब भारतीय नौसेना को ये बात पता थी कि गाजी उनके सबसे कीमती जहाज के पीछे आ रहा है, तो उन्होंने सिर्फ लड़ाई की तैयारी नहीं की बल्कि एक बहुत ही चालाकी से भरा जाल भी बुना। ये पूरा प्लान दुश्मन को गुमराह करने की एक मिसाल था। पहला कदम, असली टारगेट यानी आईएनएस विक्रांत को चुपके से अंडमान में पोर्ट एक्स-रे नाम की एक गुप्त जगह पर छिपा दिया गया। दूसरा और तीसरा कदम, पाकिस्तान को यकीन दिलाने के लिए कि विक्रांत विशाखापत्तनम में ही हैं, वहां से खूब सारे फेक रेडियो सिग्नल भेजे गए। चौथा कदम, विक्रांत के हजारों क्रू मेंबर्स के लिए सब्जियों और राशन के इतने बड़े बड़े ऑर्डर दिए गए कि ये खबर पाकिस्तानी जासूसी तक पहुंच जाए। और सबसे आखिर में एक पुराने जहाज आईएनएस राजपूत को ताकतवर विक्रांत होने का नाटक करते हुए बंदरगाह से बाहर भेजा गया। ये सारा तामझाम शिकारी को मौत के मुंह में खींचने के लिए था। हालत ये हो गई कि विशाखापट्टनम के बाजारों में सब्जियों के इतने ज्यादा ऑर्डर आए कि लोगों को लगा जैसे कोई बड़ा त्योहार आने वाला है। ये धोखा इतना कामयाब रहा कि इसकी खबर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी तक पहुंच गई और उन्होंने इस चारे को निगल लिया। आईएनएस राजपूत के कैप्टन इंदर सिंह को अच्छी तरह पता था कि वो अपने जहाज और क्रू को एक तरह से सुसाइड मिशन पर ले जा रहे हैं, लेकिन वो एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाए। उन्होंने कहा था, मैं वापस आऊं या ना आऊं, लेकिन आईएनएस राजपूत जरूर वापस आएगा। तो ये मानकर कि विक्रांत विशाखापट्टनम में ही हैं, गाजी के कमांडर जफर खान अपनी पनडुब्बी लेकर सीधे भारतीय नौसेना के गढ़ की तरफ बढ़ चले। विशाखापट्टनम की तरफ बढ़ते हुए गाजी ने पूरी तरह से रेडियो साइलेंस बनाए रखा, मतलब दुश्मन की पकड़ में आने से बचने के लिए सारे रेडियो ट्रांसमिशंस बंद कर दिए। इसकी वजह से वो भारतीय इंटेलिजेंस की नजरों से तो गायब हो गया, पर इससे सस्पेंस और भी बढ़ गया। विशाखापट्टनम के बाहरी बंदरगाह पर पहुंचकर गाजी ने विक्रांत के इंतजार में समंदर में माइंस बिछाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी पास से एक जहाज गुजरा और उससे बचने के लिए गाजी को अचानक तेजी से नीचे जाना पड़ा, और इसी हड़बड़ी में वो सीधा समंदर की तलहटी से जा टकराया और वहीं फंस गया। फिर कुछ दिनों बाद 3 दिसंबर की रात को वही छद्म जहाज आईएनएस राजपूत बंदरगाह की ओर लौट रहा था। तभी उसके सुनौर ने पानी के अंदर कुछ अजीब सी वाइब्रेशन पकड़ी, ठीक उसी जगह पर जहां गाजी फंसा हुआ था और सतह पर आने की कोशिश कर रहा था। कैप्टन सिंह ने कोई भी रिस्क नहीं लिया और फौरन 2 डेप्थ चार्ज फायर करने का ऑर्डर दिया। इन डेप्थ चार्जेस ने गाजी के अंदर एक बहुत बड़ा दूसरा धमाका कर दिया और बस वो वाइब्रेशंस हमेशा के लिए शांत हो गईं। अगली सुबह जब कुछ मछुआरे वहां पहुंचे तो उन्हें पानी पर तेल और जहाज का मलबा तैरता हुआ मिला। बस इसी से भारतीय नौसेना के गोताखोरों को उस जगह का सुराग मिला। गोताखोरों को वहां जो पनडुब्बी मिली वो पीएनएस गाजी ही थी। अंदर उन्हें ऐसे सबूत मिले जिससे कोई शक नहीं रह गया, जैसे जहाज की लॉगबुक,
आईएनएस विक्रांत को डुबाने की सीक्रेट ऑर्डर्स और यहां तक कि एक लाइफ जैकेट जिस पर उसका पुराना अमेरिकी नाम USS डियाब्लो लिखा था। लेकिन सबसे मजबूत सबूत थी एक घड़ी जो ठीक 12:15 पर रुक गई थी, और ये वही वक्त था जब INS राजपूत ने अपने डेप्थ चार्ज दांगे थे। बस इससे ये बात पूरी तरह साफ हो गई कि गाजी को तबाह करने वाला राजपूत ही था। गाजी के रास्ते से हटने के बाद INS विक्रांत अब पूरी तरह आजाद था। उसने पूर्वी पाकिस्तान की ऐसी नौसैनिक नाकेबंदी की कि वहां कोई आ जा नहीं सकता था। पाकिस्तान की सबसे ताकतवर पनडुब्बी का डूबना उनके लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक झटका था। इस कामयाब नाकेबंदी का नतीजा ये हुआ कि 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। नौसेना के इस एक धोखे ने सीधे सीधे जंग का नतीजा तय कर दिया, जिससे एक ऐतिहासिक सरेंडर हुआ और एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। तो अब सवाल यह उठता है कि आज के सैटेलाइट और साइबर वॉर के ज़माने में क्या इस तरह का एक साधारण लेकिन शानदार धोखा फिर कभी दोहराया जा सकता है? गाजी की ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि जंग में सबसे बड़ा और ताकतवर हथियार अक्सर इंसान का दिमाग ही होता है।